हमें कहा गया था आपकी आवाज बहुत कमजोर है। मैं बनिया हूं साहब, सब कुछ बहुत संभल के खर्च करता हूं। आज के लिए आवाज बचा के रखी थी। होशियार रहिए, पब्लिक मौजूद है, जो भी आप कहेंगे आपके खिलाफ भी जा सकता है। पब्लिक से क्या डरना साहब, मैं खुद पब्लिक हूं। बोलो। 5 मिनट। खड़ा हो जाऊं या इसके लिए भी लाइसेंस चाहिए? बस बस। आप कहते हैं मैं कानून के खिलाफ हूं। 40 साल पहले एक और आदमी था जो कानून के खिलाफ था। आज हम उस आदमी को बापू कहते हैं। उनके वक्त में गुलामी कानून था, उन्होंने एक नया कानून बनाया, हमारी आजादी का। मैं बापू नहीं हूं, मैं बस अपना धंधा करना जानता हूं, मेहनत जानता हूं, गरीबी जानता हूं। दो कमीज, एक बीवी और एक साले को लेके बंबई आया था। सोचा था कि बिजनेस करूंगा, लेकिन जब यहां पहुंचा तो देखा कि धंधे करने के सारे दरवाजे बंद हैं। वो खुलते थे तो सिर्फ अमीरों के लिए। सरकारी दरवाजे थे ये आप लोग के बनाए हुए। या तो लात मार के खुलते थे या जी हजूर देके। मैंने दोनों किया। जहां लात मार सकता था लात मारी, जहां आपने बोला सलाम दो, मैंने बोला सलाम दो। और आज आप लोग मुझे यहां खड़ा करके ये कह रहे कि यह आदमी इतनी रात क्यों मारता है, सलाम बहुत करता है। किस बात से नाराज है आप लोग? मेरी तरक्की से या मेरी तरक्की की तेजी से? या इसलिए सब लोग गुस्सा है क्योंकि मामूली गवार के हद से आगे चला गया मैं? आपने इल्जाम लगाया ना मेरे ऊपर, ये एक्साइज, कस्टम, इनकम टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स। जब धंधा पहले शुरू किया था तो इन सब शब्दों का मतलब नहीं जानता था मैं। कई बार गिरा तब जाके सीखा। पैसे बचाने के लिए पायधुनी से 20-20 किलोमीटर चलाओ कि नासिर का ये बड़ा गता सर पे ठोके। पैसे की कीमत क्या होती है मैं जानता हूं। अगर पैसा बन सकता था तो मैंने बनाया है, लेकिन सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने 30 लाख शेयर होल्डर के लिए भी। आपके कुछ 3 मिनट बाकी। मेरे को एक और खेलना नहीं आता। ये घोड़े की रेस भी नहीं खेलता, लेकिन अपने धंधे का मजबूत खिलाड़ी हूं मैं। पॉलिएस्टर बनाना जानता हूं, फाइबर, केमिकल, वो भी A1 क्वालिटी का, सबसे सस्ते दाम में। ये है मेरी गलती, इसके लिए माफी मांगू आपसे। पेट्रोल बंक अटेंडेंट था मैं, डब्बे लेके घूमता था जैसे अपना देश वर्ल्ड बैंक के सामने हाथ फैला के घूमता है। पैसे दे दो, सड़क बनानी है, क्यों ना बदले किस्मत हमारी और हमारी देश की। आप
आप चाहते हैं कि मैं हमेशा पेट्रोल पंप अटेंडेंट रहूं और हमारा देश हमेशा हाथ फैलाए घूमते रहे। क्यों ना हम ऊपर तक पहुंच सकते हैं? हमें तीसरी दुनिया क्यों बुलाया जाता है? हमें भी उतना ही हक है पहली दुनिया बनने का और हम बन सकते हैं। हम वहां पहुंच सकते हैं, वो ऊपर कब तक? यहां तक पहुंचते पहुंचते बहुत कुछ खोया मैंने। ये हाथ खोया है, लटका रहता है साला। और जब तक ये इंक्वायरी खत्म होगी पता नहीं और क्या क्या खो बैठूंगा। अपनी आवाज, अपना दिमाग, लेकिन एक चीज आप लोग मुझसे नहीं छीन पाओगे, वो है मेरी हिम्मत। वो नहीं खोऊंगा मैं, क्योंकि मेरी हिम्मत आम आदमी की हिम्मत है, इस देश की हिम्मत है। आप लोग सब मिलके मुझे रोकना चाहते हैं ना? मैं अकेले नहीं हूं, मेरे साथ पूरा देश बढ़ रहा है और देश को रोकने की ताकत आप में नहीं है, ना ही आपके कानून में। जो दरवाजे आप बंद करके रखना चाहते हैं वो खुल रहे हैं। टांग अड़ा दी हमने उसमें और हमारी टांग बहुत मजबूत है। अरे इस देश की तरफ भी कौन सी इंक्वायरी बिठाएंगे आप? और हमें कौन सी इंक्वायरी रोक पाएगी बताइए? आपने मुझे 5 मिनट दिया था ना, 4.5 मिनट में सब कुछ खत्म कर दिया मैंने। 30 सेकेंड प्रॉफिट, मुनाफा, यही होता है बिजनेस। अब अगर इसके लिए भी मुझे आप सजा देना चाहें तो दे दीजिए। गुरुकांत देसाई सजा से नहीं डरता। मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। मेरी बच्ची मेरी बीमार हुई, मेरी दवाई के लिए पैसे नहीं थे। मैंने 40 रुपए का पीतल का हमाम इसी पिंडी में बेचा था। ये सब कुछ जो कुछ मेरे पास है ये अल्लाह का है, अल्लाह का देन है। और मेरे 75% एसेट वेलफेयर पर खर्च हो रहे हैं और होते रहेंगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए। कोई बिजनेसमैन पाकिस्तान का इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने जाके और ये बात करे और ये बात कहे। लेकिन मैंने बड़ी कोशिश की पिछले 16-17 साल कि मैं इन ब्लैक मेलरों के हाथों कम से कम ब्लैक मेल हूं। हमारा जो मुआशरा है, हमारा जो मुल्क है, जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, उस मुल्क के साथ ही हमें चलना पड़ता है। लेकिन किसी बिजनेसमैन, मेरी तरह के और भी कई बिजनेसमैन होंगे जो इसमें इसी तरह के ब्लैकमेल हो रहे होंगे, लेकिन मैं भी ब्लैकमेल होता रहा। मुझे रोजाना वायदा किया जाता रहा, लेकिन मैं हर चीज अपने ऊपर बर्दाश्त की। मुझे अल्लाह ने बड़ी बर्दाश्त दी हुई है। मुझे कोई गाली देता है मैं वो भी ले लेता हूं। मैं आज कुरान पाक लेकर आया हूं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी कुरान पाक लेकर आए थे। मेरे तीन सवाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ हैं कि वो आज कौम को बताएं कि रात के अंधेरे में मेरी कितनी उनसे मुलाकातें हुई। रात के अंधेरे में कितनी मेरी मुलाकातें उनके साथ हैं। और क्या जो अरसलान इफ्तिखार मुझे नहीं जानता, क्या उन मुलाकातों में अरसलान इफ्तिखार कई मुलाकातों में नहीं था? उसमें आज का जो सिटिंग रजिस्ट्रार था वो भी मौजूद होता था कई मुलाकातों में। दूसरा मेरा क्वेश्चन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से है
अहमद खलील मेरा पार्टनर एक प्रोजेक्ट में, अहमद खलील के घर प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कितनी मुलाकातें हुई और उन मुलाकातों में एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज साहब भी मौजूद थे। वो कौम को बताएं। तीसरी मेरी रिक्वेस्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से है, तीसरी मेरी रिक्वेस्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से है कि इसी कुरान पाक को सामने रख के वो बताएं कि उनको इस केस का कब से पता था और उन्होंने क्यों सुए मोटिव नहीं लिया, और उस वक्त सुए मोटिव लिया कि जब शाहीन सबाई ने ब्रेक कर दिया, अहमद मीर ने ब्रेक कर दिया और इंसार अब्बासी साहब ने ब्रेक कर दिया। और जिस कॉमन दोस्त ने 6 महीने पहले मैंने कोशिश की कि यह निजाम चलता रहे, मैं अपना कैरियर तबाह ना करूं, मैं अपनी क्रेडिबिलिटी तबाह ना करूं। आज के बाद मैंने कोई कारोबार नहीं करना, लोगों ने मेरे साथ भी कारोबार नहीं करना। मेरे 4 साल पहले भी चीफ एग्जीक्यूटिव से रिजाइन किया था और इस वजह से मैंने अपना कैरियर छोड़ दिया। इसी पिंडी की सड़कों में मैं 8-8 किलोमीटर पैदल चला, मेरे पास 8 आने किराया नहीं होता था और अल्लाह ने वहां से मुझे सारा कुछ दिया, वो मेरा कुर्बान कर दिया। मुझे मेरा बैरिया टाउन मेरे बच्चों से ज्यादा अजीज था, मैंने वो छोड़ दिया और मैं इस मुल्क को तबाह होते नहीं देख सकता। मैंने इस मुल्क को बनाया है। मेरे बैरिया टाउन में लोड शेडिंग नहीं होती अल्लाह के करम से, मेरे बैरिया टाउन में सिक्योरिटी प्रॉब्लम नहीं है, गार्बेज कलेक्शन प्रॉब्लम नहीं है, रोड प्रॉब्लम नहीं है, लोगों के लिए अच्छे खेल के मैदान है। यही गवर्नमेंटें करती हैं। मैं इतना सा कर रहा हूं, गवर्नमेंट इतना करती है। एक जिस कॉमन दोस्त ने 6 महीने पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जाके ये कहा कि जी आपका बेटा ये काम कर रहा है, तो उसे कहा गया कि जी मलक रियाज ब्लैकमेलर है। उन्होंने कहा कि मैं आपको डॉक्यूमेंट लाके दिखा देता हूं, उन्होंने इनकार कर दिया डॉक्यूमेंट देखने से। क्यों इनकार कर दिया? और हमारे केस आज भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सुने और एफआईए को कहा कि मलक रियाज को कत्ल में इन्वॉल्व करो। आज भी वो ना सुनते हमारे केस, हमारे दिल में भी बड़ी इज्जत होती है उनकी, बड़ा एहतराम होता। मैंने भी, ये मेरी बुक है कालमों की, मैंने भी 2007 में उसी तरह जद्दोजहद की जिस तरह पूरी कौम ने की। मैं परवेज मुशर्रफ के वक्त जो इन कालमों में मैंने लिखा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के किसी बिजनेसमैन की जरूरत नहीं है एक लफ्ज भी लिखना। मैंने भी खुद गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास, अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी भी ऑफर की, उन्होंने नहीं ली। मैंने कहा मुझे आपकी जिंदगी अजीज है, आपके बच्चों के लिए, इस मुल्क के लिए आपकी जिंदगी अजीज है। मैंने भी उतनी जदोजहद की जितनी कौम के पूरे लोगों ने की, उससे ज्यादा मैं अपने बैरिया टाउन का रिस्क लेके जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ लिखता रहा। यह बुक मेरी 2007 में छपी थी, मेरे कालमों की। मैंने इस मुल्क में कसूर क्या किया कि इस मुल्क में एक अच्छा हाउसिंग सोसाइटी दी, लोगों को अच्छी लिविंग दी। मेरे 21,000 मुलाजिम हैं, 5 फैमिली के बंदे भी लगाएं तो 1,10,000 बंदा बनता है जो हमारे बैरिया टाउन में मुलाजिम है। 4 लाख से ज्यादा मेंबर हैं। 5 फैमिली के लोग भी लगाएं तो वो 20-25 लाख लोग बनते हैं। क्या उन्हें भी ये कोऑपरेटिव स्कैंडल बनाना चाहते थे और चाहते हैं? क्या उनके साथ उनको किसी ने आज दिन तक किसी गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया कोऑपरेटिव वालों को, फाइनेंस कंपनी को